स्टार्ट करते हैं हम लोग रिकर्जन। राइट, टॉपिक है आज का रिकर्जन। देखो, रिकर्जन किसको करते बोलते हैं? जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे बोलते हैं रिकर्जन। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक कि हम रिजल्ट तक ना पहुंच जाए तो बोलते हैं रिकर्जन। तो मैं लिखूंगा व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग itself until we are not reached at result is called recursion। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक कि रिजल्ट तक हम लोग नहीं पहुंच जाए तो हम लोग बोलते हैं कि रिकर्शन हो रहा है। ठीक है, आज के क्लास को यदि तुम समझ लिए तो तुमसे रिकर्जन का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज का क्लास यदि तुम समझ लिए तो तुम रिकर्जन का जो डर है वो तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके के थ्रू यदि तुम कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो वो कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। वो मैं तरीका आज बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे रिकर्जन बोलते हैं। तो एक बात सुनो, जैसे कि मैं बोलता हूं ये एक फंक्शन है। चलिए, मैं बोल रहा हूं कि जब कोई फंक्शन अपने आप में कॉल करता है तो उसे बोलते हैं रिकर्जन जब तक कि हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाएं। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात बताओ मुझे कि मैं फंक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे रिकर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर, रिकर्जन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। आप देखें, ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिकर्जन हो रहा है। राइट, लेकिन यहाँ पे ना इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है। इनफाइनाइट रिकर्जन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बेस केसेज सेट किए ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है। राइट, चलो अब हम लोग, अगर हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट रिकर्जन से बचे तो मुझे बेस केस सेट करना होगा। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं और उसके थ्रू रिकर्जन को अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं मेन फंक्शन, फिर इसके अंदर मैं लिखता हूं इंट के, फिर के इज इक्वल टू F1 3 एंड देन सी आउट के, ये मैं लिखता हूं। और मैं क्या करता हूं कि F1 फंक्शन का डेफिनेशन भी लिखता हूं। F1 फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो इन F1 इन एंड देन इन s if n double is equals to 1 then return 1। और मैं लिखता हूं s is equals to n प्लस F1 n माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है, और लास्ट में मैं रिटर्न करता हूं s को। ये मैं कर रहा हूं, ये मैं सिंपल सा कोड लिखा हूं। इस कोड को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ये अगर आप समझ गए तो रिकर्जन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो
जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है ना तो वो जाता है रैम में। कहा जाएगा? रैम में मेरे भाई। तो ये मेन फंक्शन का डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि मेन फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? तो मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे लिख के कॉल किया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन इस तरीके से लिख के कॉल किया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका डेफिनेशन रैम में लोड होता है। ठीक है, इसका मतलब इस मेन फंक्शन का डेफिनेशन रैम में लोड होगा। तो मान लो कि पूरा विंडो रैम है, मान लेते हैं कि पूरा विंडो रैम है। तो रैम मान लो 4 GB का है, तो 4 GB में 1 MB एलोकेट हुआ इस कोड के लिए, राइट, एक पार्ट एलोकेट हुआ इस कोड के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये रैम में लोड हो जाएगा। ये आ गया, ये कोड आ जाएगा रैम में, राइट। इसके बाद क्या होगा? इसका फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट लाइन क्या है कि हम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो के नाम का एक वेरिएबल बनेगा और इसमें गार्बेज वैल्यू रहेंगे। इसके बाद ये दूसरा लाइन रन होगा। दूसरा लाइन में क्या हो रहा है कि हम F1 फंक्शन को कॉल कर, ये लोड होगा F1 फंक्शन का डेफिनेशन, तो यहां पे आया। अब n में क्या आएगा? इस बार n में आएगा ये वाला 2। फिर s नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें की है गार्बेज वैल्यू। क्या 2 1 के इक्वल है? 2 1 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा? यहां पे सबसे पहले आएगा 2 प्लस F1 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये फिर से फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन फिर से कॉल होगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इसका डेफिनेशन फिर से रैम में लोड होगा। ये लो, इसका डेफिनेशन हुआ रैम में लोड। अब क्या होने वाला है? ये जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो इसका डेफिनेशन रैम में लोड हुआ मेरे भाई। ये 1 पास हो रहा है तो n में आएगा 1, n में 1 आएगा तो यहां पे आएगा 1 मेरे भाई। ठीक है, और s में आया, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट आया करेगा तो s में आएगा गार्बेज वैल्यू। s नाम का वेरिएबल बनेगा और उसमें आएगा गार्बेज वैल्यू। फिर देखा जाएगा क्या 1 1 के इक्वल है? हाँ, 1 1 के इक्वल है तो रिटर्न होगा 1। और मेरे भाई याद रखना, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट चल जाता है उसके बाद कंपाइलर कोड रीड करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये सब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट चल गया। जब भी हम रिटर्न करते हैं कोई भी वैल्यू तो जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसके पास जाएगा। तो इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको किसने कॉल किया? सर इसने कॉल किया इस फंक्शन को। तो ये जो 1 है ना, ये यहां पे आएगा मेरे, यहां पे आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 मिलके हुआ 3, तो s में स्टोर हो जाएगा 3 और रिटर्न होगा 3। अब ये 3 किसके पास जाएगा? 3 जाएगा उसके पास जिसने इसको कॉल किया था। इसको, इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था, इस फंक्शन को किसने कॉल किया? सर इसने कॉल किया। तो इसके पास 3 आ जाएगा और 3 पहले से है। 3 3 मिलके हुआ 6 हुआ तो s में स्टोर हो जाएगा 6 और हम रिटर्न कर रहे हैं 6 को। 6 जैसे ही हम रिटर्न करेंगे तो वो किसके पास जाएगा? जिसने इस फंक्शन को कॉल किया। इसको किसने कॉल किया? सर इसने कॉल किया। तो इसके पास 6 आ जाएगा, के में स्टोर हो जाएगा 6, फिर हम मेरा 6 प्रिंट हो जाएगा। है? इस तरीके से काम हो रहा है। तो जब भी रिकर्जन होता है ना तो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और जब कॉल करता है तो उसका डेफिनेशन रैम में लोड होता है। इस बात को आप याद रखें। जब भी आप रिकर्जन का प्रॉब्लम करें तो डायग्राम बना के एज अ बिगिनर करेंगे, राइट। पहला चीज याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन मुझे डायग्राम बना के करना है। इस चीज को मिस मत करना। तुम्हारे दिमाग में ना एक ही बार में रिकर्जन का कोड नहीं आ जाएगा, तुम भगवान नहीं हो, राइट। मैं एग्जांपल देता हूं। और दूसरा जो चीज है, पहला तो डायग्राम बना के करना है और दूसरा जो चीज है वो बेस केस के बारे में सोचना है।
बेस केस का मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉलिंग कहां पे स्टॉप होगा, उसके बारे में भी तुम्हें सोचना है। ये दो चीज के बारे में यदि सोचोगे तो तुमसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। एक ही बार में कोड नहीं लिखना है, जितना कोड आता है उतना ही कोड पहले तुम लिखोगे, और जब तुम डायग्राम बनाओगे तो खुद तुम्हें समझ में आते जाएगा और तुम कोड लिखते जाओगे। चलो, इस 3 रूल को फॉलो करते हुए मैं तुम्हें रिकर्जन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लो 3 कौन सा बात, पहला बात डायग्राम बना के करना है, दूसरा जितना कोड मुझे आता है उतना ही हम इनिशियली लिखेंगे, और तीसरा बेस केस के बारे में सोचेंगे। और बेस केस हमेशा तुम रिकर्जन के लास्ट स्टेज में पता चलता है। तो इस 3 बात को ध्यान में रखते हुए देखो, मैं कोई भी रिकर्जन का क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूं। जैसे कि एक स्मॉल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि प्रिंट एन नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे कि n का वैल्यू 3 है तो मुझे प्रिंट करना है 3, 2, 1। यदि n का वैल्यू 2 है तो मुझे प्रिंट करना है 2, 1। यदि n का वैल्यू 1 है तो मुझे प्रिंट करना है 1। ये मुझे करना है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो कि मुझे n का वैल्यू 3 के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, 3, 2, 1। यूजर इनपुट करेगा n का वैल्यू और मुझे प्रिंट कराना है रिवर्स में n नेचुरल नंबर। ठीक है, 3 है तो 3, 2, 1 मुझे प्रिंट करवाना। डन। अब इसके लिए हम लोग देखो, अब सबसे पहले मैं बोला हूं पहला स्टेप कि तुम्हें जितना कोड आता है ना उतना ही तुम लिखो। तो सर मुझे मेन फंक्शन लिखने आता है, ठीक है, उतना ही लिखते हैं मेन फंक्शन। तो तुम लिखोगे सर इंट मेन। देखो तुम ये मत सोचो कि ये प्रॉब्लम तो सर हम कर लेंगे, ये इजी है। तुम्हें मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं ये तरीका बता रहा हूं कि अगर इस तरीके के थ्रू करोगे तो तुम रिकर्जन का सारे क्वेश्चन कर लो। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इंट मेन मुझे लिखने आता है। इसके बाद बहुत से बहुत सर इतना कर सकते हैं कि एक फंक्शन लिखेंगे, यहां पे मुझे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है ना, तो एक फंक्शन बनाते हैं उसमें 3 पास कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं, इतना हम सिर्फ लिख सकते हैं। एक मुझे और चीज लिखने आता है, रिटर्न 0, ये भी लिखने आता है। चलो लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, रिटर्न 0 हम लोग क्यों लिखते हैं? रिटर्न 0 हम लोग इसलिए लिखते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया होगा कि रिटर्न 0 क्यों करते, ये किसके पास जाता है। तो रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यह समझ में आता है कि मेरा ये जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मान लो कि इस लाइन में एरर आ गया, मान लो इस लाइन में एरर आ गया, क्या रिटर्न 0 चलेगा? नहीं चलेगा। इस केस में रिटर्न 0 नहीं चलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझेगा कि मेरा मेन फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मेन फंक्शन को ये एक्नॉलेजमेंट देने के लिए रिटर्न 0 हम लोग लिखते हैं, राइट। चलिए, तो आपको इतना ही कोड लिखने आता है, आप इतना ही कोड लिखें। और सर फंक्शन कॉल किए है ना, तो उसका डेफिनेशन तो लिखना होगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में तुम्हें इतना ही लिखना आता है, सर फंक्शन का नाम मुझे लिखना आता है और 3 पास किए हैं, 3 इंट टाइप का है, इसलिए हम बहुत से बहुत यहाँ इंट n लिख सकते, इतना हम कर सकते। मुझे रिटर्न टाइप भी सर पता नहीं है, छोड़ दो ना, नहीं पता है छोड़ते। इसके बाद सर इस ब्लॉक के अंदर ना हम लोग कोड लिखेंगे, लेकिन ये ब्लॉक के अंदर कोड हमें लिखने नहीं आता है। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, नहीं लिखने आता। अब हम लोग क्या दूसरा स्टेप सीखे। पहला स्टेप हो गया कि जितना कोड लिखने आता है उतना हम लिखेंगे, इतना ही कोड लिखने आ रहा था, इतना हम लिख लिए। दूसरा स्टेप है कि ब्लॉक बना के कोड को करना है। तो ऐसे ही बोलना घर पे भी, कैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल किया मेन फंक्शन को,
इसका मतलब मेन फंक्शन का डेफिनेशन रैम में लोड होगा। तो ये तुम्हारा हुआ रैम। रैम रैम में देखो, ये तुम्हारा हुआ रैम, राइट। और इस रैम में इस मेन फंक्शन का डेफिनेशन लोड होगा। ये लो, हो गया। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद ना ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब इसका डेफिनेशन भी रैम में लोड होगा। तो इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा। ये लो, इसका डेफिनेशन रैम में लोड करते, ये रहा डेफिनेशन, ये रहा डेफिनेशन, इसको करते हैं रैम में लोड। ये देखो हो गया। ठीक है सर, ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। चलिए करते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका डेफिनेशन रैम में हुआ लोड, राइट। 3 है तो 3 क्या होगा, एन में स्टोर हो जाएगा 3। सर मुझे पहले ना 3 प्रिंट करवाना है। अच्छा 3 प्रिंट करवाना है तो यहां पे लिखो, क्या लिख दें तो 3 प्रिंट हो जाएगा। सर यहां लिखेंगे सी ऑफ एन, तो 3 प्रिंट हो जाएगा ना 3। चलो 3 प्रिंट हो गया यहाँ। इसके बाद क्या प्रिंट कराना है सर? इसके बाद प्रिंट कराना है 2। अच्छा 2 प्रिंट कराना है तो क्या लिखे तो कि 2 प्रिंट हो जाएगा। सर अगर हम इसी इसी को कॉल कर दें, इसी को यदि हम कॉल कर दें और n में 3 स्टोर है तो n-1 लेके कॉल करें तो 3-1 हुआ 2, तो 2 इसमें पास होगा। तो अभी हम ये करके कॉल करते हैं, फिर से इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा मेरे भाई। चलो इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा। ये रो, ये देखो रैम में लोड होके आ गया। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका डेफिनेशन रैम में लोड हुआ मेरे भाई, ठीक है। और एन में क्या आएगा सर? एन में आएगा 2। और सी आउट क्या प्रिंट होगा? 2। यहां पे प्रिंट हो जाएगा 2। पहले प्रिंट हुआ 3, फिर अब प्रिंट हुआ 2। फिर इसमें क्या पास होगा सर? इसमें पास हो जाएगा 2-1 दैट इज 1। 1 पास होगा। फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन हुआ रैम में लोड। ये लो, फिर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका डेफिनेशन हुआ रैम में लोड। अब एन में क्या जाएगा सर? एन में जाएगा 1। 1 मुझे प्रिंट करवाना है, हाँ एन 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें प्रिंट हुआ 3, इसमें प्रिंट हुआ 2, इसमें प्रिंट हुआ 1। और पास क्या होगा सर? 1-1 इज इक्वल टू 0, 0 पास होगा। चलो अब 0 पास हुआ, 0 पास हुआ तो ये फिर से कॉल होगा, फिर से कॉल होगा तो फिर से इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा। तो ये लो, इसका डेफिनेशन फिर से रैम में लोड हुआ। ये फंक्शन कॉल हुआ, इसका डेफिनेशन रैम में लोड हुआ। एन में क्या आया मेरे भाई? एन में आया 0 इस बार। और प्रिंट क्या होगा? 0। सर मुझे 0 तो प्रिंट करवाना ही नहीं है। 0 क्या प्रिंट करवाना है? नहीं। तो इसके लिए मुझे बेस केसेज लिखने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि ये सी आउट, ये वाला पार्ट चले ही ना। ये वाला जो पार्ट है कोड का, ये ना चले, वैसा कोड मुझे लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूं उसके लिए कि एक कंडीशन लिखता हूं कि इफ एन डबल इज इक्वल टू 0, तो इस केस में रिटर्न हो जाए। मैं रिटर्न कुछ भी नहीं करवाता हूं, सीधा रिटर्न लिख देता हूं। तो क्या होगा? 0 0 की इक्वल है तो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही चला तो उसके बाद का कोड कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा और यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो रिटर्न हम कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब यहां मुझे वॉइड लिखना पड़ेगा। अब देखो रिटर्न टाइप के बारे में भी लास्ट में तुम्हें सॉल्यूशन मिला है। तो तुम मुझे भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा सॉल्यूशन रेडी है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बिगिनिंग में ही तुमने सारा कोड लिख लिया? क्या बिगिनिंग में ही सारे कोड हम लोग लिख लिए? नहीं ना।
हम लोग हर एक स्टेप में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हर एक स्टेप में मुझे कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। तो जब भी रिकर्जन का प्रॉब्लम करो ना, तो ब्लॉक डायग्राम बना के करोगे, तभी तुम रिकर्जन का प्रॉब्लम कर पाओगे, सीख पाओगे। जब 10-15 प्रॉब्लम कर लोगे, इसके बाद तुम्हारा एक लेवल हो जाएगा, इसके बाद ब्लॉक डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तुम इमेजिनेशन कर लोगे धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि अभी इमेजिनेशन नहीं हो पाता है तुमसे, इसीलिए ब्लॉक डायग्राम बना के करना जरूरी है। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो ये एक तरीका है करने का। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूं और तुम खुद करके मुझे दिखाओ। जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, प्रिंट एन नेचुरल नंबर। जैसे कि n का वैल्यू मैं 3 दिया, तो तुम्हें प्रिंट कराना है 1 2 3। प्रिंट फर्स्ट n, मैं लिखता हूं फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यदि n का वैल्यू मैं 4 दिया, तो तुम्हें प्रिंट कराना है 1 2 3 4। यदि n का वैल्यू मैं 2 दिया, तो तुम्हें प्रिंट कराना है 1 2। n का वैल्यू 1 दिया, तो तुम्हें प्रिंट कराना है 1। ये तुम्हें प्रिंट करवाना है। इस क्वेश्चन को तुम मुझे करके दिखाओ, 5 मिनट का टाइम दे रहे, ठीक है? डन।